ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर के भीतर से, जहां एक बार फिर से विपक्ष एकजुट है। आप देख सकते हैं संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष मौजूद, नारेबाजी करते हुए तमाम सांसद विपक्षी दलों के, कांग्रेस के सभी सांसदों को आप यहां पर देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के तमाम सांसद यहां पर मौजूद हैं, विपक्षी दलों के और सांसद यहां पर मौजूद हैं और सभी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आज भी संसद में हंगामे के आसार, विपक्ष के तेवर आज भी आक्रामक। कुछ देर पहले जब कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो कांग्रेस ने साफ किया कि लगातार महंगाई और बेरोजगारी वो दो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार से लगातार सवाल पूछती रहेगी। और एक बार फिर से जरा सुनिए किस तरीके की नारेबाजी इस वक्त संसद भवन परिसर में हो रही है। प्रधानमंत्री जवाब दो, निकम्मी सरकार है। आप मुझे बताइए कि एमपी का सस्पेंशन वापस दो, सांसदों का सस्पेंशन वापस दो, एमपी सस्पेंशन वापस लो, संसद का सस्पेंशन वापस लो, प्रधानमंत्री जवाब दो, निकम्मी सरकार है। तो आज ये नारेबाजी आप सुन रहे होंगे, इसमें महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ अब जो नया मुद्दा, जो नया नारा गूंज रहा है विपक्ष की तरफ से वो ये कि एमपीज का सस्पेंशन वापस लो। देखिए, सोमवार को लोकसभा से 4 कांग्रेस के सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया था और कल मंगलवार के दिन 19 विपक्षी दलों के दूसरे सांसद जिन्हें राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था, इस पूरे हफ्ते के लिए उन्हीं का सस्पेंशन वापस लो, एमपीज का निलंबन वापस करो, यही मांग इस वक्त विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से उठाई जा रही है नारे के रूप में। जरा एक बार फिर से सुनिए किस तरीके से नारेबाजी विपक्षी सांसदों की तरफ से की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत, अब तक महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन आज विपक्ष के आक्रामक तेवर और नारों में एमपीज का सस्पेंशन वापस हो, ये भी जुड़ गया है। बिल्कुल रोमाना, अभी जो खबर आई है उसके अनुसार आज सुबह 11 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक का नॉन स्टॉप धरना टीएमसी, डीएमके और लेफ्ट की पार्टीज देने जा रही हैं। संसद भवन की गांधी प्रतिमा पर ये सारे सांसद बैठेंगे और इनका कहना है कि हम डे नाइट धरना प्रदर्शन करेंगे। वो बात और है कि जो प्रशासन है यहाँ का वो रात में इनको बैठने न दे, लेकिन इनकी ओर से 50 घंटे का लगातार धरना देने का कार्यक्रम है और 11 बजे से आज ये शुरू हो जाएगा और लगातार जो टीएमसी के सांसद हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। टीएमसी के सांसदों की अगुवाई में ये धरना शुरू हो रहा है जिसमें लेफ्ट की पार्टियां टीआरएस और डीएमके भी शामिल होगी। तो इस तरीके से टीएमसी और अन्य जो पार्टियों के सांसद हैं उनके तेवर काफी तेज हो गए हैं और सरकार से सीधा लोहा लेने की कोशिश हो रही है ताकि जो निलंबित सांसदों का निलंबन है वो वापस हो और एक मैसेज जा सके कि किस तरीके से सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। रोमाना, ये बड़ी जानकारी जो रविकांत यहाँ पर दे रहे हैं। शुक्रवार तक नॉन स्टॉप धरना विपक्षी दलों का जारी रहेगा यहीं संसद भवन परिसर में, इसी गांधी प्रतिमा के सामने, जिसमें टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट, टीआरएस ये वो दल हैं जो इस धरने में शिरकत करेंगे, क्योंकि यही वो विपक्षी दल हैं जिनके सांसदों को कल राज्यसभा से निलंबित किया गया था शुक्रवार तक के लिए, इस पूरे हफ्ते के लिए। और ऐसे में शुक्रवार तक ही नॉन स्टॉप धरना, रात दिन का धरना, 50 घंटे का धरना जो विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। और ऐसे में टकराव एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष में बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब रविकांत, निश्चित रूप से जो सत्ता पक्ष है वो लगातार ये कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि विपक्ष खामखा हंगामा कर रहा है,
जो निर्मला सीतारमण हैं वो बीमार हैं, इस वजह से आ नहीं पा रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के आते ही हम महंगाई पर चर्चा शुरू कर देंगे। महंगाई पर चर्चा बिना फाइनेंस मिनिस्टर के संभव नहीं है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि निर्मला सीतारमण स्वस्थ होकर के आए और उसके तुरंत बाद हम महंगाई पर चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है, क्योंकि पहले भी ऐसी महंगाई पर चर्चाएं होती रही हैं जिसमें वित्त राज्य मंत्री से काम चल जाता था। वित्त राज्य मंत्री की उपस्थिति में भी महंगाई पर चर्चा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविकांत इस तमाम अपडेट के लिए। और आइए सीधे अब जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पीएमएलए पर किसी भी पल सुप्रीम फैसला आने वाला है। अंकित, क्या अपडेट? रोमाना, सबसे बड़ा अपडेट मामले में जो फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है। जो 3 जजों की बेंच है वो बैठ चुकी है और वो अपना फैसला पढ़ रहे हैं। फैसले का ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जा रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले में जो कंक्लूजन पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो ऑपरेटिव पार्ट है, ऑपरेटिव पार्ट से ही पूरी खबर सामने आ जाएगी कि जो तमाम जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, ये कहते हुए कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, क्या कोर्ट उससे संतुष्ट है, या जो सरकार ने कहा है कि जी नहीं, पीएमएलए एक्ट में जो ईडी के पास में यानी कि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के पास में अधिकार है वो रहने चाहिए। पहली लाइन सामने आ गई है। हमने समीक्षा की है कि फाइनेंस एक्ट के जरिए एक्ट में हुआ संशोधन सही था या नहीं था, जिस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले ओम प्रकाश तिवारी कर रहे थे कि पी चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे तब उस दौरान इस कानून को लाया गया था और ये अधिकार दिए गए थे जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को। तो कोर्ट ने अपना जो पहली लाइन पढ़ी उसमें यही कहा है कि हम इस बात की समीक्षा भी कर रहे हैं कि फाइनेंस एक्ट के जरिए एक्ट में जो संशोधन किया गया था वो सही है या नहीं। यानी कि कोर्ट ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं का सिर्फ कॉग्निजेंस ले रहा है, बल्कि जिस तरह से इस एक्ट को बनाया गया था कोर्ट वहां से उसकी विवेचना कर रहा है। पी चिदम्बरम जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, जो फिलहाल खुद इस मामले में घिरे हुए हैं, पीएमएलए एक्ट के तहत जिनको जेल भी जाना पड़ा था, वो ही इस कानून को लेकर के आए थे। तो अब कोर्ट ने अपनी शुरुआती जो पहली लाइन जिक्र की है, सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से ये खबर आई है कि कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से इस कानून को बनाया गया हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। अब क्या माना जाए कि कोर्ट ये सारे बिंदु देखेगा कि पी चिदम्बरम जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, जिन्होंने ये कानून बनाया था और ये जो अधिकार हैं जो जिसको लेकर के आज चुनौती दी गई है कोर्ट के सामने, क्या उनको कोर्ट सही पाती है या नहीं पाती। और कोर्ट ये भी देखेगी कि क्या पी चिदम्बरम ने ये जो कानून बनाया था, क्योंकि वित्त मंत्री थे उस दौरान, तो क्या वित्त मंत्री के तौर पर, ये लीजिए एक और अपडेट आया है। सेक्शन 3 में 2019 में किया गया संशोधन स्पष्टीकरण देने वाला है, धारा से अलग नहीं है, क्योंकि इस मामले में 2019 में एक संशोधन भी किया गया था सेक्शन 3 में, धारा 3 में। तो कोर्ट ये कह रहा है कि वो जो संशोधन किया गया था ना, वो तो इसमें और क्लैरिटी दे रहा है, वो इससे अलग नहीं है। क्योंकि सवाल ये भी उठाया गया था, कहा यह गया कि देखिए इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, लेकिन उससे भी स्पष्टीकरण नहीं आया है, उससे भी जो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और वो स्थिति क्या स्पष्ट होने की बात हो रही थी कि क्या जांच एजेंसी के पास में ये असीमित अधिकार, असीमित शब्द का मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो यही आरोप लगा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भी यही कहा गया कि देखिए जांच एजेंसी के पास में असीमित अधिकार है कि वो किसी को भी बुला सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और उसको पता ही नहीं होता है कि वो आरोपी के तौर पर या गवाह के तौर पर। एक और अपडेट सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से आ रहा है कि यहां पर जो है कोर्ट अभी जो अपना जो जिक्र कर रही है वो यही बता रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, उसे मूल अपराध के साथ जोड़कर ही देखने की दलील खारिज की जा रही है, उसको मूल अपराध के साथ जोड़ने की अपील खारिज की जा रही है। ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने यह कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, क्योंकि याचिकाकर्ता की क्या दलील थी, उनका यह कहना था कि जिस तरीके से सीबीआई जांच करती है, जांच एजेंसी, तमाम जांच एजेंसी जांच करती है ना, ये भी उसी का एक एक्सटेंशन है, तो इसको उसी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से पहली बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो पैसे का घोटाला हुआ है ना, वो एक अलग अपराध है और उसको बाकी अपराधों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसको समझाना चाहूं कि जैसे मान लीजिए नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से कागजों में अगर फेरबदल कुछ किया गया या कोई और ट्रांजैक्शन किया गया तो वो एक अलग चीज है, वो सीआरपीसी के दायरे में आ सकता है। उसका जो सेक्शन है 467, 68, 420 इस तरीके की सीआरपीसी के प्रावधानों के दायरे में आ सकता है। लेकिन
यहां पर जो पूछताछ चल रही है, ईडी जो कर रही है, वो जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है कि किस तरीके से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, किस तरीके से एसोसिएटेड जर्नल के शेयर खरीदे गए, जो पैसों का ट्रांजैक्शन है ना, वो उस पर पूछताछ कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, यानी कि इसको सीआरपीसी के साथ जो ये माना जाता था ना, कि जो दलील दी जा रही थी कि जो हमारे जो मौजूदा कानून है सीआरपीसी आईपीसी, उसके साथ ही जब एक ही मामला है तो इसको अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से पहली बात तो यहां पर लगा है याचिकाकर्ताओं को झटका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है। एक और अपडेट, सेक्शन 5 में आरोपी के अधिकार भी संतुलित किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जांच अधिकारी को ही पूरी शक्ति दे दी गई है। रोमाना, ये भी बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि यहां पर जो सेक्शन 5 है ना, उसमें आरोपी के अधिकार भी संतुलित किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जांच अधिकारी को ही पूरी शक्ति दे दी गई है, यानी कि जो याचिका दायर की गई थी उसमें यह कहा गया था कि अनलिमिटेड पावर्स हैं, असीमित शक्ति है जांच अधिकारी के पास में, वो किसी को भी वो जो बुला सकता है, गिरफ्तार कर सकता है और पूछताछ में शामिल कर सकता है, और आरोपी को या जो भी गवाह है उसको जानकारी तक नहीं होगी। एक और अपडेट, सेक्शन 18 वैध है, सेक्शन 18 वैध है और सेक्शन 19 में जो बदलाव हुआ वो भी वैध है, सेक्शन 24 भी वैध है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक एक सेक्शन के बारे में जानकारी दे रहा है। और अब तक जो जानकारी सामने आई है सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला वो एक तरीके से यही दिखा रहा है कि जो याचिकाकर्ता जिन्होंने ये आशंकाएं जाहिर की थी कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, असीमित शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट शुरुआती तौर पर, फिर मैं दोहरा रहा हूं, शुरुआती तौर पर यह फैसला है और इस फैसले के शुरुआती जो बिंदु है वो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो पिछले जो 5 मिनट में जो आदेश दिया है वो यही दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून की इन अलग अलग धाराओं से सहमत नजर आ रहा है। एक और अपडेट आ गया है, सेक्शन 44 में जोड़ी गई उपधारा भी सही है। ये लीजिए, यानी कि अगर अभी हम बात करें सेक्शन 5, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 44, इन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सही पाया है। ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो शुरुआती आदेश सामने आया है उसमें ये जो पीएमएलए एक्ट है इसकी 5 धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है, जबकि याचिकाकर्ता इन सभी धाराओं पर सवाल उठा रहे थे। ये वो धाराएं हैं जिसके तहत जांच एजेंसी को अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें सीजर का यानी कि जब्त करने का अधिकार होता है, जिसमें जो है सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करने का यानी कि तलाशी लेने का अधिकार होता है, आरोपियों को किसी भी शख्स को बुलाने का अधिकार होता है। ये वो तमाम पहलू हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 5 धाराओं को तो सही ठहरा दिया है। क्या ये याचिकाकर्ताओं के लिए झटका है? अभी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि फैसला पढ़ा जा रहा है। सहयोगी निपुण सहगल एक एक धारा के बारे में जानकारी दे रहे हैं और एबीपी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहा है कि देखिए, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि खबर बता रहे हैं, हम उसका हर एक पहलू, उसकी माइन्यूट डिटेल्स है ना कि एक एक धारा क्या किसमें प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कह रहा है, हम वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो शुरुआती जो सेक्शन 45 का भी जिक्र हो गया है, जिसमें जमानत के तरीके की बात कही गई है, उसमें 2018 में जो बदलाव हुआ वो भी ठीक है। यानी कि छठा बिंदु जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है आदेश दिया है, जो सेक्शन 45 की बात है, जिसमें जमानत कैसे ऐसे मामलों में मिलनी चाहिए और कैसे में खारिज होनी चाहिए, उसका जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सही करार दिया है कि 2018 में जो बदलाव हुआ था वो भी ठीक है। तो अभी तक जो शुरुआती जो फैसला जो पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे यही तस्वीर साफ होती दिख रही है कि हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं के लिए झटका हो, लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल कंक्लूजन क्या होता है, क्योंकि सेक्शन 50 एक और सेक्शन 50 के बारे में भी जानकारी आ गई है। समन करने और बयान लेने की शक्ति भी ठीक है। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से किसी भी शख्स को बुलाया जाता है ना, वो भी जो अधिकार मिला है वो सही है। प्रवर्तन निदेशालय को जो अधिकार मिला हुआ है वो ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कांग्रेस, अगर हम इस सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के समनिंग के केस को देखें, कांग्रेस ये कह रही थी कि देखिए इन्होंने गलत तरीके से बुला लिया, शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां भी कह दिया है कि देखिए सेक्शन 50 जिसमें सम्मन करने और बयान करने का जो बयान लेने की शक्ति का अधिकार है ना, वो भी ठीक है। ये बहुत बड़ी खबर है अगर हम आज के लिहाज से भी देखें, क्योंकि सोनिया गांधी को जो बुलाया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है और उस संबंध पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने क्या कह दिया है? कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सेक्शन 50 सम्मन करने और बयान लेने की शक्ति जो देता है जांच अधिकारी को, वो ठीक है। तो इस वक्त के लिए अगर मैं सबसे बड़ी खबर कहूं, शुरुआती 5-7 मिनट में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अभी तक
अभी तक जो ये पीएमएलए एक्ट के अलग अलग धाराएं हैं, प्रावधान हैं, उनको सही करार दिया है, कानूनन तौर पर सही करार दिया है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से किसी भी शख्स को, फिर चाहे वो आरोपी हो या गवाह हो, जिस तरीके से उसको बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी गलत नहीं माना है, उसको भी सही करार दिया है। निश्चित तौर पर, शुरुआती तौर पर ये हम जरूर कह सकते हैं, जो तमाम याचिकाकर्ता जिन्होंने तमाम तरह के सवाल उठाए थे, उनके लिए एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी पूरा फैसला आना बाकी है। आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, आप लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। देखिए, ये जो कंक्लूजन अदालत की तरफ से पढ़ा जा रहा है, इसमें अदालत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि वो समीक्षा कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट में हुए संशोधन की, कि वो सही था या नहीं। इस बीच सेक्शन 63 को लेकर भी अदालत की तरफ से क्या बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है इस कानून में अंकित? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे कि एफआईआर होती है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसी तरीके से ईसीआईआर होती है। तो ईसीआईआर एक आंतरिक दस्तावेज है, इसे सामान्य एफआईआर की तरह हर बार आरोपी को देना सही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी के समय कारण बता देना ईडी के लिए पर्याप्त होगा। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। कोर्ट ये कह रही है, जो निपुण सहगल के हवाले से खबर है, कि कोर्ट अपने फैसले में कह रही है कि ईसीआईआर, जो कि एफआईआर की एक तरह से कॉपी है, तो एफआईआर की जिस तरह से कॉपी दी जाती है लोगों को, उस तरीके से इस मामले में एफआईआर की कॉपी की तरह ईसीआईआर को देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ईसीआईआर एक आंतरिक दस्तावेज है। इसे सामान्य एफआईआर की तरह हर बार आरोपी को देना सही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी के समय कारण बता देना ईडी के लिए पर्याप्त होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो कि पीएमएलए कानून पर सुप्रीम फैसला, जिसका पल पल का अपडेट आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अदालत में इस वक्त इस फैसले का ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जा रहा है, और उस शुरुआती ऑपरेटिव पार्ट में ऐसा लग रहा है जैसे याचिकाकर्ता को बड़ा झटका लगने वाला है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।